brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे मदरसों पे और मदरसों पर हो रही, मदरसों के सर्वे पे हो रही जो बयानबाजियां हैं और जो पूरी उलटबाजियां हैं और जो कंफ्यूजन है, जो आरोप हैं सरकार पर और कुछ नेताओं के एक दूसरे पर, हम उन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे कि बातें असल में कहां पे हैं, दिक्कतें असल कहां हैं और फिक्स कैसे किया जाना है। और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के पास, जो एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, किताबें भी लिखी हैं, आर्मी में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। और इस बातचीत का जो जमीरुद्दीन साहब, मैं इस बातचीत का जो अगर मुझे बेस सेट करने का आधा मिनट मिलता है तो मैं ये प्रिटेक्स्ट लोगों को देना चाहूँगा कि यूपी में एक आदेश आता है कि यूपी के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए। 2 या 3 सितंबर की घटना है इसी महीने की, 2 या 3 सितंबर को की मदरसों का सर्वे किया जाए, जिसमें लेकर 1 महीने की टाइमलाइन दी जाती है। आप मदरसों का सर्वे पूरा करेंगे और जिसके पीछे इस तरह के जो तर्क आते हैं कि एडेड, अनएडेड और गैर सरकारी, सरकारी, इन सब का जो डेटाबेस है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। सर, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सर्वे करने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो कदम है, इक्विटी होनी चाहिए। अगर वो मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी सर्वे करें। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर ये डेटा इकट्ठा करा जा रहा है इलीगल एक्शन के लिए तो वो नाजायज है। आपने कहा दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी सर्वे करें। किस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है सर? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत को और थोड़ा सा क्लियर और साफ करते हुए चलें। देखिए, कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको जानते हैं, खाली माइनॉरिटीज के नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए, सब इंस्टीट्यूशंस का। तब मैं मानूंगा कि जो है इक्विटी जो है, यानी एकता जो है, वो बरकरार रही है। सर, मैं थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाह रहा हूं कि मदरसों का जो इतिहास है हमारे देश में, वो एक अलग किस्म का है। जब देश के बड़े बड़े हिंदी के लेखक, प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी मदरसे में उन्होंने शिक्षा ली थी। और जब से भारत में मुगल शासक आए और उनके साथ मदरसे की संस्कृति आती है, एक मोटा मोटी हिसाब इस तरह का चल सकता है। लेकिन अब जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है सर मदरसों को लेके, और नेता अपने बयान में थोड़ा उसको लेकर शायद एग्जेग्रीगेट कर जाते हैं या वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इसको अभी चिन्हित करने की, उसको समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जा रही है। इस तरह के बयान आपको दिखते हैं कई बार। अभी जैसे हाल ही फिलहाल में संजय निषाद का, यूपी में मंत्री हैं, उनका बयान मुझे याद आ रहा है, मैं भी पढ़ भी रहा था रिसर्च में, कि मदरसों में उन्माद की शिक्षा दी जाती है, वो ये ऐसा कह रहे थे। तो और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे जो है वो एक मिनी एनआरसी है। तो सर, मदरसे और मदरसे में हो रही शिक्षाओं को किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं इस पूरे सवाल का जवाब आपसे इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उस एक शिक्षण संस्थान के एक प्रशासक के तौर पे आपने लंबे समय तक काम किया है सर। देखिए, मेरे खानदान एक मदरसा चलाना था जिसमें मैं भी पढ़ा हूं। उसको हमने तब्दीली करके स्कूल बना दिया। कब की बात है सर? ये कई साल, 1947 से वो मदरसा चल रहा था मस्जिद में, जो हमारी खानदानी मस्जिद है। और फिर कोई 10 साल पहले हमने तब्दीली चाहिए, उसको स्कूल बना दिया। अच्छा। देखिए, मदरसे जो है उनका मतलब है स्कूल। और मैं काफी इंटरेस्ट लेता हूं मदरसों में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मॉडर्नाइज हो। और मेरा मुलायजा कई मदरसों का हुआ है, कहीं भी एक भी मदरसे मैंने
आतंकवादी का सबक नहीं देखा, वो पढ़ाते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीजियस टीचिंग पे है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, उनको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, और खाली कुरान और हदीस सीख के नहीं होगा, उनको मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स सीखने चाहिए। तो आतंकवाद का नाम और निशान मैंने अभी तक किसी मदरसे में नहीं देखा। अगर गवर्नमेंट को शक है कि किसी मदरसे में आतंकवादी का सबक सिखलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन करिए, क्यों नहीं करते? मगर ये धब्बा लगाने के लिए, ये धब्बा आप लगा रहे हैं कि सब मदरसों में एंटी नेशनल टीचिंग हो रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। ओके। लेकिन अब इसी समय हम लोगों को उस पूरे सेटअप के बारे में भी सर बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैंने जितना ग्राउंड कवर किया अपने आसपास, जितना भी मदरसों में गया, जैसे मैं कुछ मदरसों में गया तो वहाँ बच्चों से बात की, उनसे पूछा कि बच्चों से आप एक जनरल सा सवाल पूछते हो कि भैया बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनोगे बड़े होके? आप किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी विद्यालय में जाइए, आप ये पूछते हैं। तो मुझे हर तरह के लोग मिले हैं। कुछ बच्चे कहे कि हम मौलवियत पढ़ना चाहते हैं, मतलब मौलवी होने की पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे पास एकदम मिश्रित किस्म के जवाब हैं। मतलब कोई ये नहीं कहता है कि वो, मतलब एक उसमें वो नहीं है कि हम मौलवियत ही करेंगे, मतलब कोई ये नहीं कहता है कि हम मॉडर्न एजुकेशन में ही जाएंगे। मतलब आपको मिश्रित तरीके के जवाब मिलते हैं। और हम लोगों के बीच कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैं कई सारे पत्रकारों, कई सारे वैज्ञानिकों को जानता हूं जो मदरसों से पढ़ के निकले हैं। लेकिन क्या मदरसों में पढ़ने से मॉडर्न एजुकेशन जो है, और जिस तरह से स्कूलों में मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का डिसीजन लिया जा रहा है, तो क्या मॉडर्न एजुकेशन अभी अनुपस्थित है मदरसों से? क्या मतलब ये ऐसा है क्या कि मदरसे में बच्चा पढ़ा, बाहर आया और फिर से उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए उसको एक अलग क्रैश कोर्स करना पड़ा क्योंकि वो एक उस पूरी कदम ताल में शामिल नहीं हो पा रहा है? ज़मीरुद्दीन सर, देखिए, जब मैं वाइस चांसलर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो मैंने ये कमी जो है मदरसों में पाई। अच्छा। और हमने एक कोर्स शुरू किया जिसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स, यानी पुल बांधना मदरसा एजुकेशन से मॉडर्न एजुकेशन तक। तो हर साल एएमयू में 100 मदारिस आते हैं, 75 लड़के और 25 लड़कियां। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साल में उनका जो रुझान जो है बिल्कुल बदल गया। उन्होंने अंग्रेजी सीख ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख ली और सोशल स्टडी सीख ली। और अभी तक उनका रिजल्ट जो है 100%, यानी वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम मदरसे के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें रास्ता सिखलाएं, तो कोई वजह नहीं है कि वो पीछे रहेंगे। प्रॉब्लम एक ये है कि जो मदरसे चला रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो खाली कुरान और हदीस जानते हैं। तो निहायत जरूरी है कि वी ट्रेन द टीचर्स, यानी टीचर्स का भी एजुकेशन होना चाहिए, तभी मदरसों में तब्दीली आएगी। अगर वही टीचर्स रहे जो कि बाहर का एजुकेशन जिनको नहीं मिला है, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो आपने एएमयू में इंप्लीमेंट किया, एएमयू में लागू किया, आप लोगों ने जो चेंजेस लाए आपके सिस्टम ने, आपके समय के, उसको थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारा ये कोशिश है। देखिए, हमने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम हमने रखा है अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज में सब जातियां, कोई हम भेदभाव नहीं कर रहे, मगर आपको मालूम है कि अंडर प्रिविलेज में कौन से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो कौन है। तो उसी इलाके में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमने आजम कॉम्प्लेक्स से एक एग्रीमेंट, पूना में ये एग्रीमेंट बनाई है कि हर महीने हम 100 टीचर जो है वहां भेजेंगे। वहां उनको अंग्रेजी
मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ये जब टीचर्स वापस जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं और एक बतलाना चाहता हूं कि तकरीबन 10 साल में तकरीबन 1000 बच्चों ने ये जो है ब्रिज कोर्स एएमयू में करा है। ओके। और उनको एडमिशन मिले हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये एजेंट्स ऑफ चेंज है। ये अपने मदरसों में वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं देखो हमें देखो, हम मदरसे में पढ़े मगर हमने 1 साल का ब्रिज कोर्स किया, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखी और हमारे लिए नौकरियों के रास्ते खुल गए। ये जरूरी नहीं है कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो खाली मौजिन और इमाम बने। बिल्कुल गलत फहमी है। मदरसों को बदलना चाहिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। हाँ, दीनी तालीम बहुत जरूरी है मगर उसके साथ साथ जैसे क्रिश्चियन सेमिनरीज होती हैं, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं वो पीएचडी करते हैं और प्रीस्ट भी बन जाते हैं। ऐसे ही दिशा में हमारे मदरसों को चलना चाहिए। लेकिन सर इसमें एक जो बेजा किस्म की बयानबाजियां हैं, मतलब इसका सपोर्ट करने वालों और इसका विरोध करने वालों की, वो सर इस पूरे डिस्कोर्स को ना मुझे लगता है कि कहीं और ले जाती है। जैसे कोई मदरसा संचालक है, वहाँ पे पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसको कितना ज्ञान है जैसा आपने अभी बताया, अगर उस हिसाब से भी चलें तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्वे करने आएगा तो चप्पलों से पीटेंगे, इस तरह के बयान हैं। तो कोई कह रहा है कि हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। तो क्या सर एक सरकारी आदेश जिसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं, मेरी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी, सर्वे का जो आदेश आया, क्या उसको लेकर उसका अनुवाद और सरल और उसको मैं कैसे कहूँ, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों के बीच में फैला कर नहीं रखा जा सकता था कि इतना कन्फ्यूज़न ना हो इस पूरे आदेश के बीच? देखिए, कंफ्यूजन यूं हो रहा है क्योंकि मदरसे वाले समझ रहे हैं कि खाली उन पे सर्वे हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप हो, इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी, सब जगह बराबरी होनी चाहिए। अगर मदरसे वाले ये समझ गए कि ये सर्वे हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो उनको गलतफहमी नहीं होगी। इसी वजह से गलतफहमी है कि खाली मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट को इस गलतफहमी को रिमूव कर देना चाहिए। सर मुझसे कुछ लोग अभी पूछ रहे थे शूट के दरमियान ही कि जिस मदरसे की अभी आप बात कर रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी पे वो मदरसा था जिसको आप लोगों ने स्कूल पे बनाया, आपके भाई नसीरुद्दीन शाह वो भी वहीं पढ़े हुए हैं, क्या कहानी है सर? जी नहीं, देखिए मैं बचपन में मैं अपने नाना के साथ आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लोगों को बता दूं जिनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगा। देखिए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और जबीरुद्दीन शाह साहब, देखिए मेरा संबंध जो है मेरी फैमिली के साथ 5 साल की उम्र पे शुरू हुआ था जी। जब मैं 5 महीने का था तो मेरे बड़े भाई जो है मेरे से 1 साल बड़े थे जी। मेरी माता यानी मेरी वालदा दोनों बच्चों को देखभाल नहीं कर सकती थी, तो मुझे खाला के सुपुर्द कर दिया गया और मैं सरधने में, जहाँ के हमारा पुराना इलाका है, जहाँ हमारे पुराना मंजिल है, जहाँ हमारी मस्जिद है, जहाँ हमारा मदरसा था जी, तो मैं 5 साल वहां रहा। उसके बाद मेरे वालिदैन ने वापस मुझे बुला लिया और हम लोगों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो नसीरुद्दीन शाह और मेरे बड़े भाई जो हैं उनका जो है इससे कोई संबंध नहीं। अच्छा, आप पढ़े, वो दोनों लोग नहीं पढ़े? बिल्कुल, मैं पढ़ा, वो नहीं। और मैं कहता हूँ, और मैंने कहा कोई शर्म की बात नहीं है, मैं कुछ महीने जरूर पढ़ा मदरसे में, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ फख्र के साथ कि यस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ मदरसा। फिर आर्मी में कैसे जाना हुआ सर आपका? आर्मी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो वालिदैन थे हमारा, हाँ, तो यही तो गलत फहमी है कि मदरसे के स्टूडेंट जो है उनका दिमाग उल्टा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन ने ये समझाया कि ठीक है, तुमने उर्दू और अरबी सीख ली, अभी अंग्रेजी जाके सीखो। और बोर्डिंग स्कूल में सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में पढ़ा। वहां मैंने बचपन से ही ये इरादा कर लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये भारतवर्ष जो है, हमारा मुल्क है,
और सबको, खासकर हमें इसकी उन्नति और इसकी रक्षा करना जरूरी है। तो आपने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उधर जाना चुनाव किया अपना। बिल्कुल, देखिए, अगर आप मदरसों के स्टूडेंट्स को ब्रॉडर एजुकेशन देंगे तो वो बिल्कुल हर प्रोफेशन में चले जाएंगे, और काबिलियत बहुत होती है इन बच्चों में। जिस बच्चे ने हाफिज कुरान सीख लिया, यानी अब रटने की बात है या कुछ भी है, यानी जिसने हाफिज जो बच्चा जो है 12 साल की उम्र पे हाफिज कुरान हो गया, वही कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है और माहिर हो सकता है उस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स, साइंस, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, इन बच्चों को ये जल्द से जल्द सीख जाएंगे। तो बातचीत के सिरे को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस पर अलग अलग तरीके के व्यूज़ जानते हैं और चलते हैं अपने अगले मेहमान के पास। और अगले गेस्ट हैं सैयद अतहर देहलवी, जो अंजुमन मिनहाजे रसूल एस के चेयरमैन हैं। और उनसे अब अभी जो हम लोग ज़मीरुद्दीन साहब से बात कर रहे थे, उसके बाद इस कंटिन्यूएशन में इस बातचीत को अगर देखें तो शायद हम एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ अग्रसर होंगे। देहलवी साहब नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, नेता नगरी में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझको दावत दी है। ये अभी जो बातचीत हो रही थी, मैं उसको ही जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस सर्वे के आदेश पे जो यूपी में आ चुका है और उत्तराखंड में लाने की बात हो रही है, और साथ में ये बात हो रही है अब जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहाँ पे मदरसों उनकी सरकार में मदरसों को पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। क्या आपका सोचना है इस पूरे मजमे पे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरा, यानी मुझको तो खैर सिद्धांत जी आपके साथ हूँ, मुझको हमारा तुलसीदास जी याद आते हैं, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि निर्मल मन सोहे मोहे पावा, मैं छल कपट छिंद्र न भावा। तो असल चीज ये है कि मदरसों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अभी अगर सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी से सवाल किया जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा 15 साल तक कांग्रेस में वहां मिनिस्टर और 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और आप उस वक्त का सारा रिकॉर्ड निकालिए जो सदन पटल पे उनकी तकरीरें होती थी, मदरसों के लिए जो वो बजट भेजते थे, खारजी मदरसा जो होता था, तो उस वक्त तक उनके लिए मदरसे बहुत अच्छे थे, मदरसे देश की सेवा करते थे। मदरसे आसाम के लिए जो है, आसाम में खासकर चौर एरिया और ब्रह्मपुत्रा में जहां आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां मदरसे जो उनके लिए सब कुछ थे। आज वो मदरसों के लिए एकदम, और वो बिल्डिंग जिसको हाथ से गिराया जा सकता है उसके लिए वो एक भारी खर्चे पे बिल्डोजर भेजते हैं। तो ये बिल्डोजर कल्चर जो है वो एक समाज को भयभीत करने के लिए और एक को भ्रमित करने के लिए है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सीधा कहना ये है कि हम सर्वे की हमने कभी मुखालफत नहीं की, होने चाहिए सर्वे करने चाहिए। आपको जो भी भारत के अंदर रहता है, भारतीय संविधान के अनुकूल जो भी काम करेगा उसको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यूपी सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी कोई भी सरकार जो सर्वों की बात करती है, उनसे मैं सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन सर्वों के साथ साथ हम क्या जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, क्या वो गुरुकुल चलाती है या मिशनरी स्कूल चलाती है या खालसा स्कूल चलते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सर्वे होगा? क्या गांव देहातों में और रिमोट एरियाज के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, जहां पर जो है वो कार्यालय और शौचालय का अंतर हम नहीं कर पाते हैं, क्या उन स्कूलों का भी आप सर्वे कराएंगे? तो खाली एक खास वो करना, हमें, मैं फिर कह रहा हूं सिद्धार्थ जी कि हमको सर्वे से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जिस कल्चर को डेवलप किया गया है, ये बिल्डोजर कल्चर, आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये आम लोगों के 4-4 आने 8-8 आने से जमा करके बनाई जाती है। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त सरकार को नहीं मालूम था? और क्या आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम होगी कि इस गांव तक बिल्डोजर का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो काम, तो ये कल्चरली जो है एक तरीके से जो सैद्धांतिक रूप से एक समाज को भयभीत करना है और एक को भ्रमित करना है, और जो भारतीय संविधान के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और मैं इसकी तो सर्वे के पक्ष में हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये, सर्वे सबके लिए क्यों नहीं है? सर यहाँ पे ना, अब जैसे जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसा कई सारे स्कॉलर कहते हैं कि मदरसा चंदे की ज़मीन से बनता है, चंदे से उसकी भवन का निर्माण किया जाता है, मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, कम पैसे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जिस बात को ज़मीरुद्दीन शाह पॉइंट आउट कर रहे थे वो ये कि मदरसों की शिक्षा जो है वो अभी भी काफ़ी पीछे है।
मतलब वो खुद मदरसे से पढ़े हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मदरसों की शिक्षा अभी भी काफ़ी पीछे है। AMU जैसे संस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब अंग्रेजी सीखना और तमाम चीज़ें अलग से एक एफर्ट ज़रूरी है। अब इसके बीच में वो बाइनरी भी है कि भाई क्या ये रेडिकल हो रहे हैं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, आपके तर्क ये भी हैं कि अभी दूसरे जो संगठन हैं, जो दूसरे धार्मिक संगठन द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनके बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये तर्क भी एक तरह से सुनने में सही लगता है, लेकिन अभी बात मदरसों की हो रही है कि सर्वे पे बवाल मचा हुआ है। तो देखिए मेरा बस इतना सवाल है दिलवी साहब की मदरसों में क्या अभी एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए ज़रूरी है, जहां पे दीनी तालीम दी जाए साथ में, लेकिन उन्हें एडवांस कोर्सेज भी दिए जाएं। कई मदरसे ऐसे हैं जहां पे होता है, ये भी मुझे पता है, कई मदरसों में ऐसा होता है, लेकिन बट ये पैन इंडिया शायद नहीं है। आप बताएं सर। बिल्कुल, मैं इसमें देखिए रिफॉर्म के मैं कभी खिलाफ नहीं रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इब्तदाई नाम था वो खुद एक मदरसे के नाम पे था। जामिया मिल्लिया जो अंग्रेजों की मुखालफत के अंदर जो है बनाई गई, उसका शुरू का नाम जो है वो मदरसा था, बाद में उसको जो है यूनिवर्सिटी कहा गया। तो पहली चीज तो ये है कि खालिस मदरसे के नाम, बिल्कुल देखिए दो चीजें सिद्धार्थ जी। पहली चीज तो ये है कि मदरसों में रिफॉर्म होना चाहिए और ये मुस्लिम समाज को करना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मेरा बच्चा जाए, किसी और का बच्चा जाए। हालांकि एक जमाना यह था कि मदरसों के अंदर राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे, APJ अब्दुल कलाम पढ़ते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा एक शुरू में एक मदरसे में और उसके बाद वो अलीगढ़ जाके लाइब्रेरियन बन के आए। एक जमाना मदरसों का वो भी था। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म से किसी भी कम्युनिटी को भागना नहीं चाहिए। अब जमाना आगे बढ़ चुका है। तो आज भी अगर हम बच्चों को वही हैंडपंप से पानी दें और वही गंदे टॉयलेट्स हों और वही जो है पुरानी बोसीदा बिल्डिंग्स हों, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं होगा। रिफॉर्म कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ दो मेरे बुनियादी सवाल हैं। अब आप देखिए, जिस मदरसे को अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मदरसा आलिया फतेहपुरी है। इसका खर्च चलाया जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड से। दिल्ली, अब वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज आती थी जिनसे मदरसों को चलाया जा सकता था, या कहीं ना कहीं यूपी के अंदर शिक्षा जो एक तरीके से शिक्षा मित्र थे, बिहार में थे, खुद आसाम में थे, वहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों, उनको जो बतौर टीचर इन मदरसों में भेजा जाता था, ये सब बंद हो चुका है। अभी आपको मालूम होगा आसाम, बिहार और खुद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 68,000 ऐसी पोस्टें हैं जहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों थे। खुद बंगाल भी, ममता बनर्जी अपने आप को बहुत सेकुलर कहती है, बंगाल भी उसमें शामिल है। जहां पर मदरसों के अंदर टीचर भेजे जाते थे वो हिंदी, बांग्ला, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो एक तरीके से मेन स्ट्रीम कोर्स था उसको पढ़ाते थे। लेकिन सरकारों ने अपने हाथ खींच लिए, तो रिफॉर्म लाएगा कौन? मेरा कहना ये रिफॉर्म एक तरफ मदरसों को खुद करना चाहिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ उनको इस चीज से जोड़ देना, मैं अगर किसी मदरसे से या किसी संगठन से कोई व्यक्ति देश विरोधी किसी गतिविधि में पाया जाता है तो उसकी पूरी इमारत को ढा देना। मैंने बिस्वा जी से सवाल करा था, आसाम में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति जो कभी उल्फा और दूसरे लोगों से जोड़ा जाता है, क्या उनमें से जो उल्फा से जुड़े हुए लोग, किसी का मकान ढाया गया? क्या किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त किया गया, अटैच किया गया? एक मदरसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो था उसको अगर आपने पूरा जो एक आम लोगों के चंदे से बना हुआ एक मदरसा गिरा दिया, जो एक यतीम खाना भी था जहां पे यतीम बच्चे भी पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म कीजिए। और मदरसों को भी चाहिए, और हमेशा मदरसे कहते हैं जो कोर्स होगा वो जो यानी जो मॉडर्न कोर्सेज होंगे वो NCPL के तहत होंगे, या दूसरा हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप करें कुछ नहीं और सब कुछ करें। 4% बच्चे ही तो मदरसे जाते हैं भाई। बाकी मुझको बताइए सिद्धार्थ जी, आप यूपी और दूसरी जगह जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आप चलिए। क्या हमने हर गांव तक हमने स्कूल पहुंचा दिया? कि हर गांव तक जो है हम वो एजुकेशन लेवल को वहां तक ले गए हैं? हमारे गुरुकुल करें या मिशनरी स्कूल करें, ये लोग कर, ये अगर कर रहे हैं, इनको रिफॉर्म होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत सर्वे के तहत आने चाहिए। लेकिन आप सिरे से उनके वजूद को नकार दें, ये कहीं ना कहीं नियत पे जो है मुझे लगता है कि शक करने के लायक है, जिसका हम खंडन करते हैं। सर, इस पे मैं एक छोटा सवाल आखिरी चलते चलते आपसे ये पूछना चाहता हूँ
कि जिस समय आप ये कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, जिस समय आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, जिस समय ज़मरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, सिलेबस और सब कुछ को बदलाव होना चाहिए, कोई भी इस पक्ष में नहीं है, हमारे परिचित हमारे जानने वाले कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी तरह से भी क्राइम को पनिश न किया जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल है पनिश करो, आरोपी है पनिशमेंट दो। आप कह रहे हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग का गिराने का क्या मतलब है। फेयर इनफ, लेकिन बयानबाजियां सर जो हैं वो तो एक पूरी क्या कहें कि पूरी पॉलिटिकल डायलॉग है, वहां पे एक दो बाइनरी दिखाई दे रही है उस डायलॉगबाजी की तरफ से। सत्ताधारी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कह ही रहे हैं, मतलब इस तरह के कहने वाले लोग हैं कि ये जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि एक मिनी एनआरसी है, एक कोई मौलाना है वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारेंगे सर्वे करने जो आए, चप्पल से मारो उसको सर्वे करने आएगा। इस तरह की बयानबाजियां हैं। देखिए ये चप्पल से मारने वाले सिद्धार्थ जी लोग हैं। मैं आप ललन टॉप में बहुत ही मेरे नजदीक पर्सनली मतलब जिस तरीके से आपने कार्य किया इस दौर में भी मैं हमेशा आप लोगों को सलाम करता हूं। थैंक यू सर। पहली चीज तो ये है कि हमारी मीडिया को, मैं पिछले 3 महीने तक किसी चैनल पर नहीं जा रहा था और सिद्धार्थ जी सिर्फ तारुफ के लिए बता रहा हूं कि मैं जब वो 9th क्लास में था मैं तब से दूरदर्शन पे जाता हूं, जब और कोई चैनल नहीं था। अच्छा। लेकिन 3 महीने से नहीं जा रहा क्योंकि ये इन चप्पल से मारने वालों और इस तरीके के बयान देने वाले जो मीडिया डार्लिंग है, उन लोगों को आप जानते वही लोग बुलाते हैं जो वहां बुलाते हैं उनको, और इसलिए मैं उन पे नहीं जाऊंगा। ये चप्पल से मारने वाले लोग हो, इनसे मेरा सीधा कहना ये है, आज की तारीख में मैं अपने बच्चे को भेजूं, कोई और भेजे जो मदरसों में, अक्सर अधिकतर मदरसों में नहीं। एक चीज सिद्धार्थ जी जो आप में चाहता हूं ललन टॉप के जरिए मालूम होना चाहिए, इस बार नीट के इम्तिहान के अंदर तकरीबन 283 से ज्यादा बच्चों ने जो है जो मदरसों से पढ़ के आए हैं, जो मदरसे जो है जहां पर कोचिंग चलाते हैं। अभी कर्नाटका में बिदर के अंदर शाइन एकेडमी, खुद तेलंगाना जहां ओवैसी साहब जहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश, जिन बच्चों ने सिद्धार्थ जी आपको मालूम होगा 600 से ऊपर नंबर नीट में हासिल किए हैं और ये सब बच्चे मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमारा कहना है सरकार को अगर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर बुनियादी प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो एक चीज सिद्धार्थ जी कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये सब जानते हैं मुसलमानों में ड्रॉप रेट सबसे ज्यादा है सेकेंडरी का, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता प्राइमरी एजुकेशन भी सबसे ज्यादा उनके ही होती है। और बात है कि मिडिल के बाद वापस आते हैं। तो अगर हमको इस साक्षरता को, प्राइमरी एजुकेशन को आगे तक ले जाना है तो मदरसे और सरकार मिलके काम करें। और फिर मैं आखिर में कहूंगा सर्वे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरे लोग भी है, क्या बंगाल की सोकाल सेकुलर सरकार हो, इन लोगों को बैठ के एक नीति बनानी चाहिए जहां धार्मिक संस्था या जो सामाजिक संस्था स्कूल या इस तरीके चला रहे वो और सब बैठे। जो आपका अपना सिलेबस है वो सबके सामने रखिए हम क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जो सरकार के सिलेबस है उनको भी शामिल करें, ताकि हम एक अच्छा भारत जिसको विश्व गुरु की बात करते हैं, वहां पर अगर अच्छे बच्चे हम नहीं दे पाएंगे, अच्छे शिष्य नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम देश कैसे विश्व गुरु बना लेंगे। इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और मदरसों को पूरा इस सर्वे के अंदर ताउन करना चाहिए। जो चप्पल से मारने की बातें करते हैं ऐसे लोगों का समाजी बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, तो यानी सब लोग ये इस बात पे सहमत हैं। हम लोगों ने घूम घूम के पलट के बात को कई तरह से पूछा, समझने के लिए, बार बार तार जोड़ने के लिए, बातों के सिरे को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। समाज को चाहिए रिफॉर्म्स। दरअसल है क्या कि एजुकेशन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नौकरियों के सेक्टर इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, एआई अब जो आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 10-15 आदमियों का काम अकेले कर सकता है, ये भी बता रहा था। वो इमोशन समझ सकता है, रोबोटिक्स ने चेंजेस किए हैं, तो वो पूरा वर्क कल्चर और पूरा करियर कल्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और ऐसे में हमारे गेस्ट वगैरह सब लोग ये भी इस बात से सहमत हैं कि हमें एक रिफॉर्म्ड और हमें एक डिटेल्ड और हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे कोई पब्लिक स्कूल हो, सबको एक रोबस्ट माध्यम चाहिए। लेकिन यहीं पर समाज के एक तबके को ये भी लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय में कि समाज का कोई तबका अगर आपके राज में टारगेटेड महसूस कर रहा है, तो सरकारों को उस सर्वे और रिफॉर्म के साथ साथ डायलॉग का चैनल भी थोड़ा सा और पुख्ता और डायलॉग के चैनल को थोड़ा सा और
मतलब क्या कहते हैं उसको, जो दोनों तरफ से इक्वेशन चलता है गौरव जी, रिवर्सिबल इक्वेशन जो होता है, रिवर्सिबल, बिल्कुल दोनों, बिल्कुल रिवर्सिबल इक्वेशन की तरह रखना चाहिए कि सुनना और सुनाना दोनों चलता रहे।